प्रकृत्यासुरम्यं विशालं प्रकामं सरित्तारहारैर्ललामन्निकामं हिमाद्रिललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम् धनानां निधानं धरायां प्रदानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम् यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतम् प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् अनेके प्रदेशा अनेके च वेषा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परयत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम् प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम् सुधीराजनायत्र युद्धेषु वीरा शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशम् स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयम् वयं भारतीयाः स्वभूमिं नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं तत् दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम्। प्रकृत्यासुरम्यं वही आइडेंटिटी है और उसके लिए जो हमने आज नाम फिक्स कर दिया वो थ्रू आउट लाइफ रहेगा एंड दैट नेम शुड बी अ मीनिंगफुल वन। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी रख दिया। आजकल बहुत मैं देखती हूँ कि नाम इंग्लिश नेम्स हों, बहुत अलग से नाम हों, तो वो अलग से नाम हम दूसरी लैंग्वेजेस में जाके भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर जब हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे नाम हो जो कि इंडियनाइज हों, हमारे इन भारतीय संस्कृति को बताने वाले हों, तो हमें कहीं ना कहीं संस्कृत को देखना पड़ता है। और उससे नेम से भी पहले
सबसे पहले हम फोन करते हैं किसी को जो हमारे नोन में कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह होता है कि ऐसा है, हमारे घर में बेबी गर्ल है या बेबी बॉय हुआ है, इसका अल्फाबेट बता दो, किस अल्फाबेट से इसका नाम रखें। तो वो अल्फाबेट ढूंढने के लिए भी वो कोई मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, वो साइंस में नहीं जा रहे, वो इंग्लिश में, स्पेनिश में, फ्रेंच में कहीं नहीं जा रहे। वो सबसे पहले अपना, जो आप सब जानते होंगे थोड़ा बहुत, पंचांग उठाएंगे और वहां से अल्फाबेट निकालेंगे एज पर दी जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जो सिचुएशंस है उनके अकॉर्डिंग। तो वो सब चीजें जो हैं अगेन हमें संस्कृत से ही जानने को मिलेंगी। मैं बहुत इलैबोरेट नहीं कर रही इसको, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज ही हैं। तो जब आपको नेम का अल्फाबेट मिल गया, उसके बाद आपका सोच होती है कि हम मीनिंगफुल नेम में जाएं, जो नेम है वो मीनिंगफुल हो, साथ में इंडियनाइज हो, तब हम देवी देवताओं के नाम या कुछ ऐसा दूसरा हमारा जो रहता है जिससे कि इंडियन कल्चर दिखे, जिससे कि हमारी बाद में आइडेंटिटी बने, हम उन नाम नेम्स की खोज में लग जाते हैं। और अगेन जैसे मैंने बताया कि अल्फाबेट तक तो हम तब पहुंचेंगे ना जब हमारा बर्थ चार्ट बना होगा। अगेन वो जो कुंडली बनाने वाली बात है वो भी हमारी संस्कृत से ही आ रही है। तो हमें जो भी है अपने बारे में अगर जानना है कि हम किन प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट्स हमें थ्रू आउट लाइफ गवर्न करने वाले हैं, अगर हमें ये भी जानना है मेरा कल कैसा होगा, जो मैं अभी हूँ प्रेजेंट में हूँ, मेरा पास्ट में क्या करके आया हूँ, ये सारी चीजें अगर जाननी है तो वो भी बर्थ चार्ट से हम जान सकते हैं। अगेन जो बर्थ चार्ट है, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, थ्योरीज तो बहुत हैं, यूएस में आप चले जाएं तो उनका अपना वे ऑफ कुछ होगा एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी का, बट वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो यहाँ पर जो बर्थ चार्ट बन रहा है दैट इज एज पर दी संस्कृत टेक्स्ट ओनली। तो अगेन डे टू डे लाइफ में ही आपको संस्कृत आपकी लाइफ में साथ साथ चल रही है, भले ही आप उसे जानते हो कि ना जानते हो। उसके बाद जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो होता है कि मुंडन सेरेमनी होगी, दूसरे सेरेमनीज घर में होंगे, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। और भी आप किसी किसी को शायद पता होगा कि हमारे जीवन में 16 संस्कार की बात की गई है, जो कि स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाते हैं, सिंस द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, या उससे भी पहले से शुरू हो जाते हैं और वो लेटर लाइफ तक चलते रहते हैं। तो उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल सिर्फ मुंडन सेरेमनी का लिया। जब आप इस सेरेमनी के लिए भी जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में हैं, किसी भी कोने में हैं देश के, कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, कुछ भी है, लेकिन जो रिलीजियस एक्टिविटी की पद्धति रहती है, वो जो तरीका है करने का, जिन मंत्रों के उच्चारण से वो सेरेमनी होती है, वो सेरेमनी वो भी संस्कृत बेस्ड ही होती है। आप चाहें तो टेक्स्ट उसको देख सकते हैं। अगेन इसमें आप संस्कृत जानते हैं कि नहीं, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, आपको आता है कि नहीं वो मैटर नहीं करता। कोई जो करने वाला है आपके घर में वो सेरेमनी, वो संस्कृत को जानता है, तो आपकी लाइफ फिर से वही चल रही है, संस्कृत के थ्रू चल रही है। विदाउट संस्कृत दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगेन जो मैंने बताया, जैसे सेरेमनी कोई भी हो, उसमें हवन एक्सेट्रा जो भी आप करते हैं, तो वो भी सारे रिलीजियस एक्टिविटीज जो हैं वो भी संस्कृत से ही हो रही हैं। तो ये तो स्टार्टिंग का हुआ। और उसके बाद आप धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, और जब आप बड़े होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह उठ के सूर्य नमस्कार किया करो, कोई कहता है गायत्री मंत्र बोला करो, अभी जैसे आप स्टूडेंट्स ने बोला भी। तो जब आप ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जब आप ये गायत्री मंत्र का डेली पाठ करते हैं, तो क्या ये दूसरी भाषा में है? नहीं, ये भी संस्कृत में है। इसमें ये तो नहीं मैं कह रही कि आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, मैं ये कह रही हूँ कि संस्कृत की एक्टिविटी, संस्कृत जो है आपकी डे टू डे एक्टिविटी में शामिल है, दूर नहीं है कहीं। आप किसी भी स्ट्रीम में होंगे लेकिन आप गायत्री मंत्र कर ही रहे होंगे घर से सुबह सुबह निकलते हुए। अगर आपने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप स्कूल के लिए निकल रहे हैं, सन आपके सामने सनराइज हो रहा है, तो आपके हाथों से आपके अपने आप ही कुछ ना कुछ आप बोल ही देंगे और कुछ ना कुछ आप सूर्य भगवान को नमस्कार भी कर ही देंगे। तो ये जो पद्धति है इसमें संस्कृत नहीं है, लेकिन ये पद्धति अगेन संस्कृत निष्ठ है। सेम आप में से बहुत सारे लोग सुबह सुबह योगा भी करते होंगे, जो योग कर रहे हैं। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। ये संपूर्ण जो योग है ये भी किसकी देन है? संस्कृत की देन है। इसमें भी आप कहें कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं पढ़िए, लेकिन आप संस्कृत को अपने जीवन के अभिन्न अंग के रूप में जरूर देखिए। रीजन है, आप योग के अंदर जितने आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं या कोई दूसरे आसन कर रहे हैं, जितने भी तरह के भुजंग आसन है,
मुंडक आसन है, कुछ भी आसन आप कर रहे हैं, सारे के सारे आसन जो हैं वो संस्कृत के टेक्स्ट में से ही निकाले गए हैं, संस्कृत के ऋषियों द्वारा ही कहे गए हैं। चाहे आप उसको वैसे नहीं जान रहे इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज या सब्जेक्टिव रूप में आप पढ़ नहीं रहे हैं, बट अगेन संस्कृत आपकी लाइफ को गवर्न कर रही है अगर आप सुबह सुबह योग भी कर रहे हैं तो। दूसरी बात, जो आपकी घर में डेली प्रेयर्स हो रही हैं, जैसे मैंने यहाँ गणेश जी का एग्जाम्पल लिया, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव मम कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा। इस तरह से जब हम सारे इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो गणेश जी हैं वही हमारे सारे कार्यों को निर्विघ्न करें, और हम उनकी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम कर तो गणेश जी की रहे हैं, लेकिन ये मंत्र ऐसा है, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मंत्र भी आप जानते होंगे। कोई या देवी सर्वभूतेषु कहता होगा नवरात्रों में, और दूसरे जो भी हैं, किसी भी रूप में आप अपने घर में कोई बिजनेस की ओपनिंग करने लगे हैं तो आप गणेश जी के मंत्रों के उच्चारण के साथ ही बिजनेस की ओपनिंग करते हैं। तो अगेन आप संस्कृत के स्टूडेंट नहीं भी हो, संस्कृत की नॉलेज नहीं भी हो, लैंग्वेज नहीं भी आ रही हो, तब भी संस्कृत आपके लिए डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है एज डेली प्रेयर्स। और ये जितनी बातें मैं बता रही हूँ इसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्रैंड पेरेंट्स ही करेंगे या पेरेंट्स ही करेंगे, तो आप शुरू से, मैंने तो इसीलिए लिखा है वंस वी ग्रो, हम अभी बड़े हुए ही नहीं कि हमारे जीवन में ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, और हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि हम तो अपना जीवन संस्कृत के अकॉर्डिंग ही जी रहे हैं, तो संस्कृत हमारे जीवन से कहीं हटा नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा और बड़े होते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स कहते हैं, जैसे कोई महात्मा जी आ गए तो आपको कहा दान दे दो, मंदिर जा रहे हो दान दे दो, कहीं और जा रहे हो, थोड़ा किसी जो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, आप उनके लिए कुछ दान देते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें करते हैं। धीरे धीरे आपको लगता है कि घर में इस तरह की, कई घरों में इस तरह की बात है, आप जाओ गौशाला जाओ, गौओं की सेवा करो। ये जो सेवा का भाव है, दान की बात है, ये भी अगेन हमें संस्कृत से आती है। हमें दूसरे कोई सब्जेक्ट से ये सब बातें नहीं बताते हैं, जो हमारे संस्कृत के टेक्स्ट में बहुत जगह ये बातों का व्याख्यान है। क्यों हमें दान देना चाहिए, दान का क्या महत्व है, क्यों हमें सेवा भाव रखनी चाहिए, खाली गौओं के प्रति नहीं, अन्य पशुओं के प्रति, वो सारी बातें भी वहां दी हुई है। जहां बार बार ये सब बातें दी गई हैं, तो आप देखते हैं कि आप इस बात को देखते हैं कि आप इस तरह से जीवन में हमारे संस्कृत जो है साथ साथ पैरेलल चल रही है। संस्कृत इज पैरेलल टू आवर लाइव्स, उससे हटके नहीं है। अगर आप सुबह कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ, तो जैसे मैंने बोला हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मंत्रोच्चारण कर ही लेते हैं, तो वहां पर भी आपके संस्कृत का एक अलग रोल रहता है। उसके बाद जो आप ये तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा सा बोला, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव, इस तरह के जो कोट्स हैं ये हमें संस्कृत के तैतृय उपनिषद से ही मिला है, कहीं बाहर से नहीं है। तो ये जो हमारे बारे में हमें सबसे पहले पता चला, मतलब इससे पहले नहीं पता था, किसी और सब्जेक्ट में नहीं पता था, किसी और लैंग्वेज में नहीं पता था, और ना ही कोई ऐसा मंत्र दिया गया था, ना ही कोई ऐसा श्लोक दिया गया था कि जिससे हमें पता चले कि हमें अपने पेरेंट्स के प्रति क्या कहकर उन्हें संबोधित करना चाहिए, उनके प्रति अपना ग्रीटिंग्स जो हम सुबह सुबह पे करते हैं वो किस रूप में करने चाहिए, कैसे उन्हें नमन करना चाहिए। तो ये जो सबसे पहले हमें पता चला है वो भी हमें संस्कृत से पता चला है। अगेन अगर हम किसी और लैंग्वेज में भी सुबह उठ के अपनी मदर को गुड मॉर्निंग ममा ऐसे भी बोलते हैं, तो वो हमें जो ये एक तो हो गया हमने इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें ग्रीट किया, वो बात ठीक है, लेकिन ये जो अपनी माता को आपने देवता के स्वरूप मानकर उनको नमन करना है प्रतिदिन, ये हमें संस्कृत ही बताती है। तो इसके लिए भी संस्कृत हमारे जीवन में पैरेलल चल रही है, भले ही हम संस्कृत जाने की ना जाने, लेकिन संस्कृत इज देयर इन आवर लाइव्स, उसको हम हटा नहीं सकते। अगेन जब हम अपने एंसेस्टर्स को, अभी आप सब जानते होंगे आगे आने वाला टाइम जो है सितंबर में श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है, सब अपने एंसेस्टर्स के निमित्त जो अपने हमारे फोर फादर्स हैं उनके निमित्त हम लोग करते हैं। थ्रू आउट इंडिया होता है एंड इंडियन कल्चर में ये है। तो ये जो है ये भी भाव कहाँ से आता है, ये अगेन संस्कृत से ही आया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम सब ये सब चीजें जानते हुए भी उसको कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं और नहीं मानते हैं। इसके बाद जब एकदम लास्ट मूवमेंट किसी का है तब सब कहते हैं कि नहीं, मां मृत्युंजय का जाप कीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे बंधनान मृत्यु और मोक्षे महाअमृता, मतलब कि हम अमृत को प्राप्त हों, हम अमर हो जाएं। ये जो ऐसी फीलिंग है
हमें दोबारा से लाइफ एंड बर्थ साइकिल में इसमें नहीं आना चाहिए। इस तरह की जो भावना है ये भी हमें संस्कृत से ही आती है। तो ये जब ये सारी बातें हैं, अभी तक यहाँ मैंने कहीं नहीं कहा कि आप संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ज्यादा स्टूडेंट उसके एकदम हो जाएं, बहुत मार्क्स ले आएं, तभी आप ये सब जान पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कहने का फिलहाल कि आपकी डे टू डे लाइफ जो है, आप चाहे उसको संस्कृत को पढ़ें या ना पढ़ें, बट आप संस्कृत को अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते। संस्कृत आपकी लाइफ में थ्रू आउट चलता है, और ये इसलिए चलता है क्योंकि वी ऑल आर फॉलोइंग द इंडियन कल्चर, और हमारे रूट्स भी संस्कृत के इंडिया के हैं, और हम इंडियन सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में इस समय रह रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटीज हमारी डे टू डे लाइफ हो जाती है। अभी सुबह के कुछ लोग तुलसी को पूजा कर जल चढ़ाएंगे, कुछ और करेंगे। तो ये जितनी एक्टिविटीज हैं आप अपने घर में डेली सुबह से नोट करना शुरू कर दीजिए, और आप उसके बाद कहिए कि मैं ये सब एक्टिविटीज नहीं कर रहा। पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी एक्टिविटीज करेंगे और सभी की सभी संस्कृत बेस्ड होंगी, एंड वो हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड होंगी। तो अगर हम कलेक्टिवली देखें तो हम कह सकते हैं कि ऑल आर डे टू डे एक्टिविटीज बेसिकली क्या बनाती हैं, हमारा इंडियन कल्चर, विच इज, जिसके लिए कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा समृद्ध है। उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि दूसरे कल्चर्स में नहीं है। हमारे यहाँ जैसे सुबह उठ के सूर्य नमस्कार की बात है, चाहे आप 2 मिनट के लिए ही, 2 सेकंड के लिए ही सूरज को नमस्ते करते हुए आगे चलिए, लेकिन वो जो हमने सुबह सुबह सनराइज की जो किरणें हैं, वो जो हमने एब्जॉर्ब कर ली, वो हम हार्मफुल नहीं होती हैं, इसीलिए कहा गया है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम देखते हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर की रिचनेस है। एंड इंडियन कल्चर की रिचनेस कहाँ से आ रही है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, एंड दैट डे टू डे एक्टिविटीज बेसिकली कहाँ से आ रही है, अगेन फ्रॉम द संस्कृत टेक्स्ट ओनली, जो कि हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, या हम लोग जर्नल अब हम करने लग गए हैं, तो इसीलिए हमारे एक्टिविटीज में आ रही है। तो अगर हम संस्कृत को निकाल देंगे तो हम अपने इंडियन कल्चर को भी खो देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये सब जानते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा ये तो हो गया इंडियन कल्चर की, अभी हमने बात की कि हमारा इंडियन कल्चर संस्कृत के कारण है, लेकिन अगर हम जानना चाहें टू नो आवर इंडियन हेरिटेज, अगर हमारा अपना कल्चर क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी रूट्स क्या है, क्या आज जिस तरह से हम दिख रहे हैं इंडिया ऐसे ही था शुरू से, या इसकी कोई जर्नी है, तो ये सब कौन बताएगा हमें, ये सब बताएंगे हमारे स्क्रिप्चर्स। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो साइंस की बुक पढ़ लेता हूँ, बायोलॉजी पढ़ लूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे पता लग जाएगा। तो मैंने मना नहीं किया, आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगेन इकोनॉमिक्स जहाँ से स्टार्ट हुआ उससे पहले भी कुछ था हमारी सोसाइटी में। किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ, जो हम सेल एंड परचेज आज करते हैं, कैसे वो सब होता था, क्या तरीका था जीवन जीने का, ये सब चीजें जो हैं हमें जानना पड़ेगा अपने वेदों के। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वापस बैक टू वेदास। अगर अपने स्क्रिप्चर्स को हम उठा लेते हैं, आप संस्कृत को पूजा की दृष्टि से मत देखिए, आप संस्कृत को नॉलेज की दृष्टि से देखिए, उसमें क्या विजडम है, क्या ऐसी बातें हैं जानने की। तो जब आप बैक टू वेदास, जब मैं कहती हूँ, तो आप वैदिक बुक्स को जब उठाते हैं, आप उनको बाय इंटरेस्ट पढ़िए। अगर आप कोर्स में नहीं भी पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट के रूप में पढ़िए। जैसे मैंने अभी यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद का एग्जाम्पल दिया और बोला आपसे कि नहीं, आप उसमें मातृदेवो भव हमें वहां मिलता है, तो यही जानने के लिए आप तैत्तिरीय उपनिषद उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि क्या वहां पर है। तो इस तरह से जब हम अपने स्क्रिप्चर्स को उठाते हैं तो हमें हमारी चीजों का पता चलता है कि हमारी रूट्स कहाँ से आए। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया सेल एंड परचेज का, तो ये बहुत, अगर आप पीछे पीछे चलते जाएंगे कि कहाँ सबसे पहले हुआ, तो आपको पता चलेगा किस तरह से कोई भी चीज पहले किसी से लेने के लिए क्या चीज एक्सचेंज में दी जाती थी। तो वो जब आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स जानेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री पता चलेगी। लेकिन वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स आपको कहाँ जाके पता चलेगा, द फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत और दी होल, इवन इन दी होल, अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहली बुक जो है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जब आप उठाएंगे तो वहां से आपको इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री पता चलेगी, इकोनॉमिक्स कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हमारा फिजिक्स स्टार्ट हुआ। जब आप उसके अंदर की थ्योरीज पढ़ेंगे, वहां पर पूरा अर्थ के विषय में बात है, वहां पर पूरा दूसरे तरह के जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, उसको पीछे 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 जाते रहेंगे और बैक टू वेदास पहुंचेंगे तो आपको पूरा उनका
जर्नी पता चलेगी हमारे तक ये सब्जेक्ट कैसे पहुंचा। इसी तरह एपिक्स हैं, एपिक्स मतलब कि महाभारत रामायण, पुराण है हमारे 18 पुराण कहे जाते हैं। फिलोसफी की बहुत सारी बुक्स हैं, उसको षड दर्शन कहा जाता है, जिसमें कि हम कैसे अपने आप को पहचाने उसके बारे में बातें हैं। तो ये मैंने बस एक ओवरव्यू दिया कि अपनी हेरिटेज को पहचानने के लिए अगेन आपको संस्कृत की बुक्स, संस्कृत के टेक्स्ट उठाने ही होंगे। क्यों उठाने होंगे? क्योंकि ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अभी स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, इट इज अ रिप्रोजिटरी ऑफ नॉलेज। आप जिस नॉलेज को खोजना चाहते हैं, इवन आप चाहते हैं कि अगर हमें सर्जरी कैसे होती है, ये कैसे स्टार्ट हुई, तो आपको सुश्रुत संहिता में जाना होगा। सुश्रुत संहिता अगेन आयुर्वेद की बुक है। आयुर्वेद कहाँ से आता है? अथर्ववेद का वो एक पार्ट है। तो मैंने बताया ना, जैसे आप धीरे धीरे जहां जहां जाना चाहेंगे, जो जो जानना चाहते हैं उसके लिए पीछे पीछे जाते रहिए, तो आपको पता चलता रहेगा कि संस्कृत हाउ रिच इज दिस लैंग्वेज एंड दिस सब्जेक्ट, कि अगर आपको कुछ भी जानना है तो आपको संस्कृत को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को तो आपके चला ही रही है, साथ में आपको नॉलेज भी दे रही है। तो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज है। वो नॉलेज कैसी है? अगर आपको अपने एस्ट्रोनॉमिकल खगोल के बारे में जानना है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस कैसी थी पहले, वो जानना है, मेडिसिनल हर्ब्स, आज जितना ये होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है और बहुत तरह की मेडिसिन हैं। हम घर में, अभी कोरोना पीरियड चल रहा था, बहुत सारी चीजें घर में हमने यूज की, स्पाइसेस के थ्रू हमने बहुत तरह के ऐसे चीजें ली जिसको हमने कहा कि हम ये खा लेंगे या ये स्मेल कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी जो नॉलेज है वो कहाँ है? अगेन संस्कृत के बुक्स में है। इसी तरह सारा नंबर सिस्टम सबको पता है कि जीरो कहाँ से मिला? इंडिया से मिला। इंडिया में कहाँ से मिला? संस्कृत के बुक से मिला। तो आप सब आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं, आप सब लीलावती के बारे में जानते हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने हमें नंबर्स दिए, आप सब इनके बारे में जानते हैं। अगेन आर्किटेक्ट, हमारा जितना आजकल वास्तु चल रहा है उसका जो पूरा का पूरा, अगर आप लिटरेचर जाएं, वास्तु और आर्किटेक्ट दो चीजें पैरेलल है। एक है भवन निर्माण कला और एक है उसके अंदर जो वो भवन हमने बना दिया वो हमारे लिए कैसा इम्पैक्टफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स देगा कि नेगेटिव वाइब्स देगा, किस तरह के वृक्षों का आरोपण करना चाहिए बाहर, कैसे प्लांट्स इंटरनल रखने चाहिए घर के अंदर, ये सारी नॉलेज अगेन संस्कृत के टेक्स्ट हमें देते हैं। मॉरल वैल्यूज की तो जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स हैं पूरे जिनको हम ले सकते हैं अपने, अगर हम स्टडी में करना चाहें। पूरा हमारा जितना भी लिटरेचर है संस्कृत का थ्रू आउट, वो सारा मॉरल वैल्यूज को बार बार आपको बताता है। तो ये नहीं कि एक कोई सेपरेट बुक है, आप सबके कोर्सेज में या मॉरल साइंस करके बुक लगी होगी, लेकिन वो जो मॉरल्स उसमें आए हैं, वो मॉरल्स कहाँ से आए हैं? अगेन संस्कृत से ही आए हैं। भले ही आप किसी भी ऑथर, राइटर, किसी की भी बुक पढ़ रहे हो, कोई चाहे वेस्टर्न स्कॉलर की पढ़ रहे हो, नो मैटर, लेकिन पॉइंट इज कि वो जो उसमें वैल्यू सिस्टम है, वो वैल्यू सिस्टम हमें संस्कृत से ही मिलता है। आप उठाएंगे कि पुस्तक, कोई भी संस्कृत का ग्रंथ उठाते हैं, आपको पक पक पर ऐसे मॉरल वैल्यूज मिलते हैं। एंड अगेन वो आपके सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहते हैं, जो कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें कि हम वैसे अपने आप को हम ग्रूमिंग सेशंस ले लें, जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है ना, कि हम बाहर जाएंगे, हम ग्रूमिंग सेशंस लेंगे, हम किस तरह से मैनरिज्म्स को सीखेंगे, ये सब चीजें हम कहते हैं। लेकिन ये सब चीजें अगर आप संस्कृत बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं, चाहे लेजरली पढ़ी हूँ, अपने कोर्स में ना भी पढ़ी हूँ, तब भी आपको अपने आप ही वो ग्रूमिंग भी हो जाएगी, वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एंड वो जो मन में एक जो भी चीजें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सेट्रा, वो सब अपने आप आ जाता है। कोई ग्रूमिंग सेशंस की जरूरत नहीं है। अगेन ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे हुआ, ये लाइफ एंड डेथ साइकिल क्या है, ये सारे प्रोसेस ऑफ क्रिएशन को समझने के लिए आपको, आज के लिए तो आप बायोलॉजी में चलेंगे, साइंस के दूसरे बुक्स में चलेंगे, बट अगर आपको क्रिएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और इसके बियॉन्ड भी अगर जाना है, देन संस्कृत जो बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, दे हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज अबाउट दैट, और वो ही बाद में डेवलप हुआ है दूसरे फील्ड में। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो जितना भी संस्कृत के अंदर सारी बातें दी हुई हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसी में से बायो निकला, उसी में से फिजिक्स निकला, केमिस्ट्री निकला, जब आप, और वो बाद में इतने ज्यादा बड़े हो गए कि हम संस्कृत को भूल गए। पॉइंट है कि वो पहले से ही वहां नॉलेज उन्होंने हिंट के फॉर्म में दी हुई है, जिसे हम कहते हैं संकेतिक शैली में दी हुई है, संकेत, छोटे छोटे हिंट्स दिए हैं, बाद में वो पूरी की पूरी एक बृहद नॉलेज बन गई। तो ये सारी जो बात है,
इसीलिए हम आज के टेक्स्ट को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राचीन उसका कहाँ से स्टार्ट है वो जानना भूल गए। अगर हम प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बारे में जानना चाहते हैं, फ्लोरा फौना नॉलेज लेना चाहते हैं, प्राचीन सिटीज कैसे होती थी, सोसाइटीज कैसे होती थी, हड़प्पा के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां मिलेगा। एपिग्राफी मतलब लेखन शैली कैसी होती थी, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सारी बातें भी आप उसमें जान सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से अपने ही रूट्स को पहचानना। देखिए, कोई मैं सोचूं कि कोई अमेरिका से आएगा, कोई यूके से आएगा और आके हमारे इंडियन कल्चर के बारे में रूट्स को जानेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज से ही हमें एज अ स्टूडेंट हम लोगों को ये प्रण कर लेना चाहिए कि अपनी रूट्स को हमें ही आगे लेकर हमें ही पहचानना है, अपने कल्चर को हमें ही आगे लेके जाना है। आज हम 75वां बना रहे हैं आजादी का महोत्सव, एक टाइम आएगा कि हम 175वां मना रहे होंगे। तो हंड्रेड्स एंड ऑफ ईयर हम इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करें, तो दैट्स द मेन हमारा जो वो रहना चाहिए, मन में एक धारणा रहनी चाहिए, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो हमारे मन में ये आता है, इतना तो अभी हमने जान लिया कि इतना कुछ है, संस्कृत हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट देती है टाइम टू टाइम। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखें तो हमें लगता है कि चाहे हम 9th-10th में ऑप्ट करें या कॉलेज में जाएं या कहीं पर, अभी तो हम स्टूडेंट हैं, स्कूल के हैं, तो हम ये जानें कि जब मैं ऑप्ट करती हूँ संस्कृत के लिए तो क्या सबसे पहले क्वेश्चन सोसाइटी से आता है, मेरे घर वालों से आता है, मेरे रिलेटिव से आता है, मेरे फ्रेंड सर्कल से आता है, क्या तुम्हें पंडित बनना है? सीधा क्वेश्चन यही होता है, और ये क्वेश्चन मैंने भी फेस किया है। उसके बाद सेकंड है, वैल्यू डाउन हो जाएगी। तुम्हारे साथ कोई एमबीए वाला खड़ा है, कोई इंजीनियर खड़ा है, कोई डॉक्टर खड़ा है, उनकी वैल्यू ज्यादा है, आपकी वैल्यू कम, बिकॉज आपने संस्कृत पढ़ी है, आप तो पंडित हो, ऐसी सोच। उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना चाह रहे हो तो पता चलता है 45% है संस्कृत लेने के लिए कट ऑफ। जो 12th के बच्चे हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। तो 45%, इसका मतलब अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो आपके 45% ही आए होंगे, इससे ज्यादा कट ऑफ में आपने वो कॉलेज की जो लिस्ट निकलती है उसमें आपके इससे ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप देखें दूसरे कोर्सेज में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में और सब जगह 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज चल रहा होता है, संस्कृत में 45 ही। ठीक है, तो जब हम ये सारी बातें देखते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि संस्कृत लेने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तुम्हें पंडित बनना है, ना तुम्हारी वैल्यू खत्म करनी है हमने, और साथ में 45% वाला बच्चा लेता है जब संस्कृत, तो तुम तो 90% वाले हो, क्या जरूरत है पढ़ने की? अब इसीलिए क्या होता है, nobody cares that संस्कृत is a divine knowledge। कोई ये सब भूल जाते हैं कि ये संस्कृत जो है वो एक डिवाइन नॉलेज है जो हमें अंदर से प्यूरिफाई करती है। आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें या लैंग्वेज को सीखें, वो बात की बात है, दैट इज अ सेकेंडरी पॉइंट। बट प्राइमरी पॉइंट इज कि आप अंदर से क्लीन होने शुरू हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि जीवन कैसे जीना है, क्या सोचना है, क्या विचार है, उसके लिए परसेंटेज मैटर नहीं करती। और ये कहीं नहीं पता चलता, क्या मैं आपको यहाँ पर इस टाइम पंडित दिख रही हूँ? नहीं दिख रहे। ये आपके हाथ में है, आपने अपने आप को पंडित जैसा प्रोजेक्ट करना है, कि आपने किसी टीचर जैसा प्रोजेक्ट करना है, कि आपने डॉक्टर बनना है, इट्स अप टू यू। लेकिन संस्कृत नॉलेज को गेन करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट क्लीन्स यू। और जब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में बड़े होंगे, आगे आगे चलेंगे, तो आप देखेंगे हमारी लाइफ में जो हमारे 4 गोल्स कहे गए हैं लाइफ में, उसमें मेन गोल यही रहता है। जैसे तो पुरुषार्थ शायद आपने सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें हैं। लेकिन पॉइंट ये है, इन चारों में अगर खास बात है तो वो यही है कि अपने आप को हमें पहचानना, और साथ में अपने आप को इस तरह से बनाना कि हम अंदर से क्लीन हो। हमें कोई दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की। जो मैंने कहा, जैसे ग्रूमिंग सेशंस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, आप जहां खड़े हो वहां से ही पॉजिटिव वाइब्स आप में से आए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन में हमें ये अपनाना है लाइफ में, ना कि इतना कुछ चक्कर लगा के जो ये सब हमने सोचा वो सब। और इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको खुद बताऊं, मैं खुद कॉमर्स विद मैथ्स स्ट्रीम से रही हूँ, लेकिन और मेरे जब 12th में परसेंटेज थे वो भी इतने अच्छे थे कि मैं चाहे बीकॉम लेती, मैं कॉमर्स विद मैथ्स की थी तो आराम से कॉमर्स की स्ट्रीम में जा सकती थी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, कुछ भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकती थी। बट
मैंने संस्कृत ऑप्ट किया। वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो रास्ता दिखाया, वो उन्होंने उनकी अपनी सोच थी, लेकिन मैं पहले तो, और मेरा एम जो था वो था फैशन डिजाइनिंग करना। तो फैशन डिजाइनिंग करना मतलब कि क्रिएटिव बेंड मेरा ज्यादा था, तो क्रिएटिविटी तो मेरे अंदर थी, लेकिन अब मैंने तो ले ली संस्कृत, और अब मैंने संस्कृत में भी संस्कृत ऑनर्स लिया। वहां 45, मेरी क्लास में बच्चे बैठे हैं 45% वाले, और मैं 70 अबव परसेंट लेके, तो मेरे लिए तो मुश्किल था कि अब मैं उनके साथ कैसे, मेरा तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं मिल रहा, और उधर से मेरा क्रिएटिव बेंड था। बट मैंने अपना वो जितना फोकस था वो सारा संस्कृत ऑनर्स में लगा दिया। पूरे ग्रेजुएशन में मैं जो है टॉपर रही, ना सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, बाद में भी रही, और उसके बाद सीधा डायरेक्ट पीएचडी भी हुआ, सब कुछ हुआ। और आज जो वो क्रिएटिव स्किल्स हैं, वो जैसे हम दूसरे जितनी भी चीजें हैं उनको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने में और हर चीजों में लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये चलता, संस्कृत जो है वो हमारी लाइफ में यूज आती है। आई थिंक टाइम इज गेटिंग लेट, बट लास्ट में मैं बस एक बात रखना चाहूंगी, वो ये है, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट, टीचर, एमबीए, कुछ भी बने, लेकिन मेन चीज है बाय लर्निंग संस्कृत आप अपने आप को पहचान पाते हैं, और दूसरों को भी सेम तरह से आप समझ पाते हैं। जब तक हम दूसरों के प्रति सेम मैनर नहीं रखेंगे, उनको सेम अंडरस्टैंडिंग से नहीं देखेंगे, हमारे अंदर जो भाव है, एक दूसरे को परस्पर जो भाव है उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम जो है हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगता है टाइम एक्सीड कर रहा है, बट आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट अगेन। सो मेन चीज है कि अब संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति जो है, उसके अंदर साफ चीज होती है, उसके अंदर सारी चीजें खुद वो आत्मसात तो कर ही लेता है, साथ में दूसरे के लिए भी सेम वही चीजें समझता है। तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, चाहे हम अपनी लाइफ में कुछ भी बने, जैसे मैं डिजाइनर बनना चाहती थी, मैं आज भी वैसा काम करती हूँ, कुछ ना कुछ डिजाइन करती हूँ, लेकिन पॉइंट है कि मैं संस्कृत में आगे इतना चली गई, शीला दीक्षित जी से अवार्ड ले लिया, एजुकेशन मिनिस्टर से अवार्ड ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन मैंने साथ में, अब मैं क्या किसी से बात करती हूँ तो लोगों को वो वाइब्स भी आ रहे हैं, लोग मेरे अंदर पॉजिटिविटी भी आ रही है, खुद से भी आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, ग्रूमिंग की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कोई सेशन नहीं लिया। बट अगेन मैं दूसरों को भी उसी नजर से देखती हूँ। जब मैं सबको दूसरी नजर, सेम नजर से देखती हूँ, तो परस्पर कोई द्वंद, कोई द्वेष है ही नहीं, कोई फाइट है ही नहीं, कोई एरोगेंस है ही नहीं। तो जब ये सब नहीं होता है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि दिस इज द ब्यूटी एंड द जॉय ऑफ लर्निंग संस्कृत। तो जब हम ऐसा चलेंगे अपने जीवन में, तो हम चाहे संस्कृत को एज अ नॉवल पढ़ें, एज अ सब्जेक्ट लें, या एज अ लैंग्वेज ऑप्ट करें, या इंटरेस्ट से पढ़ें, या अपने बड़ों जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे थोड़ा थोड़ा सुनते रहें, समझते रहें, तो हम एक तरह से एक ब्यूटीफुल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। एंड दैट्स फॉर टुडे ओनली। एंड फिर कभी मुझे इंटरेक्शन का मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली आपके साथ फिर से बात करूंगी। एंड थैंक यू वेरी मच। Because at the same time, may I invite on the stage one person whom you've seen only on the screen,
and you have been seeing it here also. And I'm just inviting Amrut Deshmukh sir and Asma ma'am on stage. Please join me in welcoming them. हमारे पिछले वीक के कार्यक्रमों में दोनों साल सर ऑनलाइन जुड़े थे. And from Mumbai, he was flown to Delhi for the simple reason because the minister wanted to meet him for the exceptional service he's doing by making India read. One mission by one man, and that one mission is make India read. So I just want to welcome first of all Amrit sir with felicitating him with a book because he's a book lover. And that's the only way, I think he can be honored and he can be respected. And after that, I'll ask him to please address us for 2-3 minutes because we have to also be very conscious about the fact that the next assembly is also waiting. So may I have the book here, please? If you have been in this situation, you memorize an answer for the exam, revise for once, twice, thrice, and on the examination day, you went blank. Could you ask me? Oh my god. Even I was in this situation. Okay, hands down. What if I promise you, in next 10 minutes, I'm going to make you memory masters. Agreed? I promise. We are going to take 10 random words. सुरम्यं विशालं प्रकामं सरित्तारहारैललामन्निकामं हिमाद्रिललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम्